रहमान रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये हमारा सेकंड लेक्चर है जॉन मिल्टन के ऊपर। इससे पहले ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड हुई है, तो अब हम शुरू करते हैं लास्ट पैराग्राफ से। लूसिडिस इज अ पेस्टोरल एलिजी। लूसिडिस जो है ये एक पेस्टोरल एलिजी है। एलिजी आप लोग जानते हो डेथ के ऊपर जब हम कोई पोम वगैरह लिखते हैं। एंड इट इज द ग्रेटेस्ट ऑफ इट्स टाइप्स इन इंग्लिश लिटरेचर। तो इंग्लिश लिटरेचर में हमारे पास बहुत सारे एलिजीज लिखी गई होगी, लेकिन ये इस तरह के एलिजीज में द ग्रेटेस्ट है। एंड इट वॉज रिटन टू मॉन। मॉन का मतलब गम में। ये किसी के गम में लिखी गई थी। आप किसके गम में? ऑफ द मिल्टन फ्रेंड्स। द मिल्टन का जो दोस्त था उसके गम में लिखी गई थी। और कौन था उसका दोस्त? एडवर्ड किंग। याद रखिएगा, ये आपका बहुत जबरदस्त इंस्टीट्यूट हो सकता है कि लूसिडिस जो है ये किसने किसके बारे में लिखी? तो ये जॉन मिल्टन ने एडवर्ड किंग के गम में लिखी है। एंड इट ऑल्सो कंटेन सीरियस क्रिटिसिज्म ऑफ द कंटेम्प्रेरी रिलीजियस एंड पॉलिटिक्स। और उसी पोएम के अंदर, मतलब लूसिडिस के अंदर, उसने कंटेम्प्रेरी रिलीजियस, जो उसी वक्त का जो मजहबी एंड पॉलिटिक्स, जो उसी टाइम का जो पॉलिटिक्स था, उसके ऊपर ये क्रिटिसिज्म भी है। लूसिडिस क्या है हमारे पास? ये एडवर्ड किंग के गम में जॉन मिल्टन ने लिखी थी, और साथ साथ ये एक तरह का क्रिटिसिज्म भी है उसी वक्त के रिलीजन एंड पॉलिटिक्स के ऊपर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कॉमर्स मार्स, उसने एक और पोएम लिखी, इसका नाम था कॉमर्स द डेवलपमेंट ऑफ मिल्टन माइंड्स। तो कॉमर्स से अंदाजा हुआ, इस पोएम से अंदाजा हुआ कि मिल्टन का माइंड जो है ये और भी डेवलप हुई। फ्रॉम मियरली पेस्टोरल, जो वो सिर्फ पेस्टोरल लिखते थे, इससे बढ़ गई एयर आइडलिक। आइडलिक का मतलब जो हर तरह से बराबर हो। तो अब किस तरफ मुड़ गई? टू द मोर सीरियस एंड पर्पसिव टेंडेंसी। अब उसके पोएट्री में बहुत ज्यादा सीरियस और पर्पसिव का मतलब कोई खास मकसद वाला टेंडेंसी आ गई। द प्यूरिटेनिक एलिमेंट antagonistic to the prevailing looseness in the religion and politics became more prominent। अब उसके पोएट्री में ये जो एंटागोनिस्टिक एलिमेंट है, प्रिवेलिंग लूजनेस, जो कि जो है वो जोरावर अंदाज से, जो मतलब अच्छी तरीके से जो लूजनेस आता था रिलीजन में एंड पॉलिटिक्स में, मोर परमानेंट, वो उसके मतलब उसके शायरी में अब जो ज्यादातर रिलीजन एंड पॉलिटिक्स के जो लूजनेस होता है, इसके अंदर जो करप्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस होते हैं और गलत तरीके से जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं, उसके पोइट्री में ये भी बहुत ज्यादा वो नुमाया है। बट इन स्पाइट ऑफ इट्स सीरियस एंड डायडेक्टिक स्टेन, इसका इतना सीरियस और डायडेक्टिक स्टेन के अंदाज के बावजूद इट रिटेन द लिरिकल टोन। इसके अंदर लिरिकल टोन होता था, विच वॉज सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिल्टन अर्ली पोएट्री। यानी कमाल की बात ये थी कि वो बहुत ज्यादा सीरियस भी होता था, और डायडेक्टिक का मतलब दूसरों तक अपना मैसेज भी पहुंचाता था, और बहुत ज्यादा गुस्से वाले अंदाज में भी होता था, और साथ साथ इसका टोन जो था वो लिरिकल होता था। तो ये उसके पोएट्री का एक बहुत जिंदा मिसाल है, अर्ली पोएट्री का। आगे बढ़ते हैं। बिसाइड दीज पोम्स, इस पोएम्स के बावजूद, अ फ्यू ग्रेट सोनेट्स सच एज विन द रिजल्ट was intended to the city, ये उसके एक तरह के सोनेट है। also belongs to Milton's early period, ये भी मिल्टन ने बिल्कुल अर्ली पीरियड में लिखा है। ये भी आपका एमसीक्यू हो सकता है। फुल ऑफ डीपली फिल्ट इमोशंस, इसके अंदर बहुत ज्यादा इमोशंस थी। दीज सोनेट्स और अमंग द नोबलेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये जो नोबलेस्ट सोनेट्स होते थे इंग्लिश लैंग्वेज में, ये इनमें से थे। एंड they bridge the gulf between the lyrical tone of Milton early poetry and the deeply moral and didactic tone of his later poetry। और ये सोनेट जो है ये उसके अर्ली पोएट्री का जो क्या था, जो डीपली मोरल था, और उसका जो एंड वाला पोएट्री था जो डायडेक्टिक टोन था, इसके दरमियान ये सोनेट जो है एक ब्रिज की तरह काम करता है। अब थोड़ा पॉलिटिकल हिस्ट्री की तरफ आते हैं। ठीक है, व्हेन द सिविल वॉर ब्रोक आउट इन 1642, जब सिविल वॉर शुरू हुई 1642 में, मिल्टन थ्रू हिमसेल्फ हर्ट एंड सोल का मतलब कंप्लीटली इनटू द स्ट्रगल अगेंस्ट चार्ल्स किंग।
वो चार्ल्स किंग को हटाने की स्ट्रगल में उसने अपने आप को मुकम्मल तौर पे मुख्तस कर दिया। ही डिवोटेड द बेस्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ हो, उसकी जिंदगी के जो अच्छे साल थे, इसका मतलब वो ईयर्स जो अपने जिंदगी को, अपने करियर को बहुत आगे ले जा सकता था, इसमें उसने वो वाला वक्त जो था वो चार्ल्स किंग चार्ल्स फर्स्ट को हटाने के स्ट्रगल में उसने वो लगाई। व्हेन हिज पॉलिटिकल पावर्स वर एट देयर पीक, वो कब, जब उसकी पॉलिटिकल पावर जो बिल्कुल पीक पे थे। एंड टू दिस नेशनल मूवमेंट, इस नेशनल मूवमेंट में फाइंडिंग हिमसेल्फ अनफिट टू फाइट एज ए सोल्जर, उसको लगा कि मैं एज ए सोल्जर तो नहीं लड़ सकता। ही बिकेम द लेटेंट सेक्रेटरी टू द कॉमवेल। अब कॉमवेल एक लीडर था, वो उसका लेटेंट सेक्रेटरी बन गया क्योंकि वो लड़ न सका, नहीं लड़ सकता था। मैं आपको ये बताऊं, ये बहुत ज्यादा कमजोर भी था और साथ साथ वो जो था वो मतलब उसके वो कमर में वो हड्डी जैसी भी निकली हुई थी और इसका वो हाइट भी बहुत ज्यादा कम था। दिस वर्क ही कंटिन्यूड टू डू टिल 1649, वो 1649 तक वो लड़ता रहा। व्हेन चार्ल्स फर्स्ट वाज डिफीटेड, मतलब उसने वो कंटिन्यू रखा अपना काम एज ए सेक्रेटरी 1649 तक। व्हेन चार्ल्स फर्स्ट वाज डिफीटेड एंड द कॉमनवेल्थ वाज प्रोक्लेम्ड अंडर द कॉमवेल्थ, वो चार्ल्स फर्स्ट जो डिफीट हुआ और फिर कॉमनवेल्थ जो था वो कॉमनवेल्थ के हाथ में आ गया। बट देन ही रिटर्न टू हिज पोएट्री, जब फिर वो अपना पोएट्री वापस आ गई। याद रखिएगा वो कॉमनवेल्थ के साथ था और चार्ल्स फर्स्ट के अगेंस्ट थे, और जब वो गिर गया तो उसने मतलब कामिल ने जीत लिया। बट व्हेन ही रिटर्न टू द पोएट्री, जब वो फिर पोएट्री की तरफ टू अकम्प्लिश द आइडियल ही हैड इन हिज माइंड, कि वो अपना आइडियल को, अपना सोच को अकम्प्लिश करे, इसको तकमील तक ले जाए। मिल्टन फाउंड हिमसेल्फ कंप्लीटली ब्लाइंड, तो इस वक्त जो था वो मिल्टन ने अपने आप को मुकम्मल तौर पे ब्लाइंड पा लिया। मोरियर आफ्टर द डेथ ऑफ कामवेल, फिर कामवेल के डेथ के बाद, एंड कमिंग टू चार्ल्स सेकंड टू द थ्रोन, और फिर चार्ल्स सेकंड थ्रोन पे आ गया। मिल्टन बिकेम फ्रेंडलेस, अब मिल्टन का कोई दोस्त नहीं रहा। हिज ओन वाइफ एंड डॉटर टर्न्ड अगेंस्ट हिम, उसका अपना बीवी और डॉटर भी उसके खिलाफ हुई। बट अनडॉन्टेड बाय ऑल दीज मिसफॉर्चून, लेकिन वो फिर भी इस सारे मिसफॉर्चून, बदकिस्मती के साथ वो दलेर रहा। मिल्टन graded up to his loins and wrote against the greatest political work, फिर भी उसने अपने शिकारियों को तैयार किया, अपना सोच को तैयार किया और उसने ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल वर्क लिखी जिसका नाम था पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रिगेन एंड सैमसन्स एगोनेस्टीज। उसने ये जो ग्रेट वर्क है उसने ये लिखी। कब, जब वो ब्लाइंड था तब उसने लिखी। याद रखिएगा, पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन ने कब लिखी, तब वो ब्लाइंड था। पैराडाइज रिगेन उसने कब लिखी, जब वो ब्लाइंड था। इन सैमसन्स एगोनेस्टीज भी उसने, जब वो ब्लाइंड था उसने लिखी। और ये कब, जब वो जंग से वापस आ गई और चार्ल्स फर्स्ट का डेथ हुई, कामवेल का डेथ हुई और चार्ल्स टू थ्रोन पे आ गया। आगे तो यहाँ तक मैं एंड करता हूँ क्योंकि तकरीबन 10 मिनट हमारा वो लेक्चर हुआ। अब जो है थर्ड लेक्चर तक आप इंतज़ार कर ले, तो इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगी। यहाँ तक अगर आप लोगों का कोई सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हो, सवाल वगैरह ना भी हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि ये वाला तरीका आपको अच्छा लगता है या नहीं। और अगर आपके पास बी आर मलिक वाला किताब नहीं है, आप ज़रूर इसको फाइंड आउट कर ले। तो थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।